हेलो गाइस, वेलकम टू चीवर्स एकेडमी। मैं निखिल गर्ग आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 एंड दैट इज अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही प्यारा, शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो कॉपी पे निकालिए और अचीवर्स एकेडमी की चैनल पर निखिल सर से आज के इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, तो फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तैयार कीजिए। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताइए, प्रीवियस चैप्टर जिसका नाम था मोशन, मोशन में आपने क्या पढ़ा? मोशन चैप्टर में जस्ट आपने इतना ही पढ़ा कि एक गाड़ी चल रही है, मोशन हो रहा है, एक कार इज ट्रैवलिंग। बट वाई द कार इज ट्रेवलिंग, वाई द मोशन इज हैपनिंग, मोशन का रीजन जानने की कोशिश नहीं करी पांडे जी आपने। गाड़ी का मोशन हो रहा है, जस्ट इतना ही दिमाग में लेके आया कि गाड़ी डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, भैया स्पीड कवर कर रही है, वेलोसिटी कवर कर रही है, एक्सेलरेशन कवर हो रहा है। लेकिन गाड़ी जो है वो मोशन में आई तो आई क्यों, रीजन नहीं जाना। इस चैप्टर में हम मोशन का रीजन जानने की भी कोशिश करेंगे, तभी तो नाम है लॉज ऑफ मोशन, मोशन के लॉज, मोशन के नियम। भैया, इस दुनिया में कोई भी चीज अपने आप से तो स्टेट चेंज नहीं कर सकती ना। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़ा ऑब्जेक्ट, रेस्ट में पड़ी बॉडी अपने आप तो मोशन में नहीं आ सकती। कोई भी बॉडी जिस भी हाल में है, जिस भी अवस्था में है, जिस भी स्थिति में है, उसी में बनी रहती है जब तक उसे कोई डिस्टर्ब करने ना आए, जब तक उसे कोई छेड़खानी करने ना आए, कोई फोर्स लगाने ना आए, तब तक वो उसी सिचुएशन में बनी रहती है पांडे जी। तो बात करते हैं आज के इस चैप्टर में फोर्स क्या है, कितने टाइप्स की फोर्स है। धीरे धीरे स्टेप को समझते हुए पांडे जी हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस की, मोमेंटम की, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, फ्रिक्शन की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी न करते हुए। फोर्स क्या है? तो सबसे पहले एक बात सोचिए, इस दुनिया में हम कोई भी काम कर रहे हैं, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि ग्राउंड के ऊपर फुटबॉल पड़ी है, फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल पड़ी है, तो जब तक उस फुटबॉल को कोई छेड़ने नहीं आएगा, कोई किक करने नहीं आएगा, लेग से फोर्स लगाने नहीं आएगा प्लेयर, तब तक वो बॉल, वो फुटबॉल जो है वो मोशन में नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। अभी अगर एक एग्जांपल और लूं कि आपके टेबल पर बुक पड़ी है, तो बुक अभी पड़ी, मैंने देखा वो अभी पड़ी है, कुछ देर बाद में देखा वो वहीं पड़ी रहेगी, 2 दिन बाद में भी देखा वहीं पड़ी रहेगी। जब तक कोई पर्सन अपने हाथों से उसको पिक ना करे या डिस्प्लेस ना करे, मतलब इन द डायरेक्ट सेंस, जब तक उससे उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना हो तो लिफ्ट करने के लिए भी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। इन किकिंग ए फुटबॉल हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। या सिंपल सी बात कहें कि अभी आप चेयर पर बैठे हो, लेक्चर सुन रहे हो, तो अगर आपको बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए भी अपने इस बॉडी को, अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, और कष्ट देने का मतलब इन डायरेक्ट सेंस फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स तो भैया इस दुनिया में चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी करना हो। तो फोर्स क्या है? तो आपने ये तो सीख लिया कि फोर्स की नीड क्या है, लेकिन मजे की बात, गजब की बात तो अब आती है पांडे जी, क्या कि इस दुनिया में फोर्स 2 ही रूप में लगती है। क्या इस फोर्स को हमेशा 2 ही फॉर्म में लगाया जाता है, आइदर इन पुश फॉर्म और पुल फॉर्म पांडे जी? यस प्यारे बच्चों, फोर्स हमेशा 2 ही फॉर्म में लगती है, आइदर इन पुश फॉर्म और पुल फॉर्म। ये पुश और पुल क्या है, इसको समझने के लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं। यू हैव मेनी एग्जांपल्स अराउंड यू। आपके चारों तरफ कोई भी एग्जांपल पिक करके देख लीजिए, आप जो भी फोर्स लगाओगे डायरेक्ट या तो पुश फॉर्म में लगाते हो या पुल फॉर्म में। हाँ जी, कि मेरे पास कोई बुक है, सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक बुक है, तो अभी मेरे हैंड में है, हाथों में है, अब मैंने इसको ऐसे कर ऐसे लिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये पुश कर रहा हूं, अपने हाथों से एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, पुश। अब बात करते हैं कि सर ये स्प्रिंग बंधा है, इस स्प्रिंग का एक एंड जो है मैंने कोई वॉल में फिक्स कर रखा है, इसका जो दूसरा फ्री एंड है वो मेरे हाथ में, और उसको मैं ऐसे कर रहा हूं। तो ये क्या किया जा रहा है, इस स्प्रिंग के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, क्या किया जा रहा है, इसको पुल कर रहा हूं। तो मतलब सर इस दुनिया में
कुछ भी करने के लिए पुश और पुल की फॉर्म में ही फोर्स लगती है। टू ओपन ए डोर, ओपन करने के लिए क्या करते हैं हम, पुल करते हैं। टू क्लोज द डोर क्या करते हैं, पुश करते हैं। मतलब पुश और पुल की फॉर्म में ही क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो अब हम बच्चों पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप्स की फोर्स होती है सर, एक होती है बैलेंस फोर्स, एक होती है अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स है, थोड़ा सा बोल के देखिए फील आएगी। बैलेंस फोर्स जिसमें सिस्टम एज इट इज रहने वाला है, जिस भी हाल में है सिस्टम उसी में बने रहने वाला है, सिस्टम में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं। बैलेंस फोर्सेस के अंडर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं एक्सेप्ट वन चेंज। बैलेंस फोर्स किसी बॉडी में एक प्रकार का ही चेंज लाती है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, वैसे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते लेकिन एक चेंज आती है, कौन, बैलेंस फोर्स। और बाकी बच्चे जितने भी बदलाव हैं, जितने भी चेंजेस हैं, वो सारे के सारे अनबैलेंस से आते हैं। अब नाम से क्लियर, अनबैलेंस, जिसमें फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, सिस्टम बिगड़ने वाला है, हिलने वाला है, मोशन आने वाला है। तो बात करते हैं बच्चों, राइट डाउन कर लेना कि फोर्स की जो एसआई यूनिट है, फोर्स को जिसमें मापते हैं, दैट इज न्यूटन। एक सीरियस यूनिट होती है, दैट इज डायन। क्या होती है, डायन। और रिलेशन होती है एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, एक न्यूटन में होते हैं बच्चों 10⁵ डायन। तो सबसे पहले हम बारी बारी करके स्टेप वाइज बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को हम कवर करते हैं। तो देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या होती है और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है और कितने टाइप्स की इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बैलेंस फोर्स। और बैलेंस फोर्स को समझने के लिए एक नेचर का एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, और उस एग्जाम्पल को हर एक बच्चे ने एक्सपीरियंस किया है। कहीं ना कहीं आपने अपने बचपन में, चाइल्डहुड में, या कभी ना कभी इस गेम को, इस खेल को खेला है। हाँ जी, मैं कौन से गेम की बात कर रहा हूं जिसे बैलेंस फोर्स समझने वाले हैं, टग ऑफ वार। तो बच्चों टग ऑफ वार, रस्सा कसी के गेम को कितने बच्चों ने खेला है, कहीं ना कहीं तो बचपन में खेला है इन टग ऑफ वार। तो टग ऑफ वार में क्या होता है सर, टग ऑफ वार में रस्सा कस्सी में सर एक रस्सी रहती है, एक रॉप रहती है, और सर उस रस्सी के बीच में एक कोई पॉइंट होता है। अगर सर ये पॉइंट जिस भी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, दैट टीम विल बी विनर, अदर टीम विल बी लूजर। आई बात समझ में। तो सर इस साइड सपोज कीजिए कि एक टीम के अंदर 5 पर्सन है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। चाहे 11% ले लो, हमने 5% ले लिए, ये टीम ए है क्या ये, और इधर भी 5% है, इधर भी 5% है पांडे जी, इधर समझिए, इधर ये टीम बी है। अगर ये दोनों की दोनों टीम, अगर दोनों की दोनों टीम, बोथ द टीम्स इस रोप के ऊपर अगर इक्वल फोर्स लगाए, इक्वल इन व्हाट सेंस, मैग्नीट्यूड में, मतलब भैया ए टीम अगर रस्सी पर 5 न्यूटन की फोर्स लगा रही है तो बी भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगी। तो इक्वल फोर्स लगाएगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन लगाएगी। तो डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो हमने क्या समझा कि सर व्हेन बोथ द टीम्स अप्लाई इक्वल फोर्स एंड अपोजिट फोर्स इन देयर डायरेक्शंस, अगर वो डायरेक्शंस में अपोजिट लगाएं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड लगाएं, तो बताइए कि ये जो साइन है, ये जो बीच वाला जो मार्क है, ये किस साइड मूव करेगा, ये किसी साइड मूव नहीं करेगा, ये लेफ्ट की साइड जाएगा, आइदर टुवर्ड्स राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, या रिमेन एट सेम पोजीशन, ये वहीं बना रहेगा। तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये वहीं बना रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों टीम के द्वारा इस रोप के ऊपर नेट फोर्स 0 है। जितने इस ए टीम के टोटल पर्सन मिलकर इस पर फोर्स लगा रहे हैं, उतने बी भी मिलकर लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या हो जाती है, 0। तो इसका मतलब बैलेंस फोर्स वो फोर्स होती है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। इस चीज को राइट डाउन कर लो कि अगर सर नेट फोर्स 0 आ जाए तो नेट फोर्स 0 होगी, और जो भी ऑब्जेक्ट इतनी सारी फोर्सेस के अंडर होगा उसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला, बस एक चेंज को छोड़कर। तो नेट फोर्स 0, बैलेंस फोर्स। लेकिन बैलेंस फोर्स केवल और केवल एक ही चेंज कर सकती है प्यारे बच्चों, क्या?
इट कैन चेंज ओनली साइज एंड शेप। बैलेंस फोर्स से बॉडी का साइज और शेप बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट से बैलून लेके आए, हमने उसको इन्फ्लेट किया, उसको फुलाया और दोनों हाथों से उसको इक्वल कंसंट्रेशन से, इक्वल अमाउंट से उसको प्रेस किया, तो बताइए उस बैलून के अंदर क्या चेंज आएगा? क्या बैलून हाथ से छटक कर क्या मोशन में आ जाएगा, क्या उड़ जाएगा? कि नहीं, लेकिन उसका साइज एंड शेप बदल जाएगा। तो आप दोनों हाथों से बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हो, नेट फोर्स तो बैलून पे 0 है, लेकिन साइज और शेप बदल रहा है। तो ये बात तो थी किसकी? बैलेंस फोर्स की। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस। भैया नाम से ही क्लियर है, अनबैलेंस, जिसमें सिस्टम बिगड़ने वाला है। तो राइट डाउन अनबैलेंस्ड। तो सर अनबैलेंस में नेट फोर्स का सम जिस भी बॉडी पर होगा वो नॉन जीरो होगा। मतलब कुछ ना कुछ आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। मतलब जब फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी तो बॉडी पर फोर्स लग रही है, बॉडी डिस्प्लेस करेगी, बॉडी में मोशन आएगा। तो नेट फोर्स जब 0 होती है, नॉन जीरो होती है, तो अनबैलेंस फोर्स होती है। और अनबैलेंस फोर्स से बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं? व्हाट आर द इफेक्ट्स प्रोड्यूस इन ए बॉडी बाय अनबैलेंस फोर्स? यस टेल मी। थोड़ा सा सोच के बताइए कि सर ये बदलाव हो सकते हैं। क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, सोच के बताइए। हम बात कर रहे हैं इफेक्ट्स की। हाँ जी, इफेक्ट्स की सोच के बताइए। अगर सर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़ी चीज मोशन में आ सकती है, और मोशन में चल रही चीज, चलती हुई गाड़ी ब्रेक लगने पर रुक सकती है, रुकी हुई गाड़ी चल सकती है। मतलब रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि स्टेट बदल सकती है। दूसरा सर, आप ऐसे एक्सेलरेटर बढ़ा दीजिए ऐसे यूं, तो गाड़ी की स्पीड क्या हो सकती है? गाड़ी की स्पीड बढ़ सकती है, ब्रेक लगाने से स्पीड घट सकती है, और ऐसे स्टीयरिंग को घुमाने से डायरेक्शन भी क्या हो सकती है? बदल सकती है। और जो अभी हमने किया साइज एंड शेप भी बदल सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इफेक्ट्स थे जो अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस करती हैं। स्टेट चेंज कर सकती है। इट कैन चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज ऑल्सो साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जितने भी टाइप के चेंजेस हैं सारे के सारे अनबैलेंस फोर्सेस से प्रोड्यूस होते हैं। बैलेंस से केवल एक ही चेंज प्रोड्यूस होता है। तो अब हम बात करते हैं प्यारा सा कॉन्सेप्ट, पहला लॉ, पहला टूल, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। क्या कहता है न्यूटन का पहला लॉ? न्यूटन सर अपने पहले लॉ में बात करते हैं विदाउट फोर्स की। विदाउट फोर्स से फोर्स पर आएंगे सेकंड लॉ में। फिर फोर्स के बाद में हम बात करेंगे पेयर ऑफ फोर्स की, एक्शन एंड रिएक्शन। लेकिन अभी सर बात कर रहे हैं कि अगर इस दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स न लगाई जाए तो क्या होगा। विदाउट फोर्स का मतलब बात कर रहे हैं सर, अगर कोई चीज रेस्ट में है, क्या? अगर कोई चीज रेस्ट में है बच्चों, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। रेस्ट, रिमेन इन रेस्ट। अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब जैसे सपोज कीजिए मैं बाइक पर हूं और बाइक का स्टीयरिंग मैंने 40 मीटर पर सेकंड के ऐसे कांस्टेंट बनाया हुआ, हाथ को कांस्टेंट रखा हुआ, तो इसी स्पीड से मैं रोड पर चलता रहूंगा जब तक मैं ऐसे हूं या ऐसे डाउन नहीं करता, ब्रेक या एक्सीलरेटर नहीं भगाता। इसका मतलब मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूं तो मोशन में ही रहूंगा। लेकिन कब तक रहूंगा? जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और अपने अंदर किसी भी प्रकार के बदलाव को, चेंजेस को खुद से नहीं होने देना या न होने देना। वो प्रॉपर्टी जो बॉडी की कहलाती है, उस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी अपने अंदर किसी भी प्रकार के चेंज को नहीं कर सकती खुद से। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। क्या लिखा इनर्शिया? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रेस्ट्रिक्ट, जो प्रतिबंध लगाती है, जो रोक के रखती है, एनी चेंज इटसेल्फ इन द बॉडी।
भाई अगर कोई चीज रेस्ट में है तो अपने आप वो रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती और अपने अंदर किसी भी प्रकार के बदलाव को खुद से नहीं होने देने की क्षमता इनर्शिया कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, रेस्ट वाला इनर्शिया, यूनिफॉर्म मोशन वाला इनर्शिया और डायरेक्शन वाला इनर्शिया। कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में बनी रहेगी, और डायरेक्शन में है तो एक ही डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताइए डे टू डे लाइफ के जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेट हो रहा है। सर कहते हैं कि जब तक किसी सिस्टम पर फोर्स नहीं है वो सिस्टम जैसी सिचुएशन में है उसी में बना रहेगा, एंड दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। आई बात समझ में? ठीक है, इधर देखिए, एक बात बताइए, एक आपके पास है बाइसाइकिल और एक है बच्चों आपके पास कार, तो किसको चलाने के लिए यू विल रिक्वायर मोर फोर्स टू डिस्प्लेस? किसको सरकाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए? सिंपल सी बात है कि सर कार का मास ज्यादा है, तो कार का मास ज्यादा है, और एक चीज नोट कर लेना, जिसका जितना ज्यादा मास होता है उसका उसी सिचुएशन में बने रहने की टेंडेंसी, मतलब इनर्शिया भी ज्यादा होता है। तो मास क्या करता है? मास मेजर्स द इनर्शिया, मास से ही इनर्शिया मापा जाता है बच्चों। मास मेजर्स द इनर्शिया, लार्जर द मास लार्जर इनर्शिया, लार्जर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। स्मॉलर द मास स्मॉलर इनर्शिया, लेस फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि मास से ही इनर्शिया मापा जाता है, मेजर किया जाता है, और जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के कुछ ऐसे एग्जांपल्स, कुछ 2-3 एग्जांपल्स, जिससे आप इस एग्जांपल को क्लियरली, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में डाल पाए। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, हाँ जी, कई बच्चे इसको मैजिक बोलते हैं, जादू बोलते हैं। आपने कहीं बचपन में ये गेम खेला होगा, जादू किया होगा दिखाने के लिए कि एक गिलास है, इस गिलास के ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कार्डबोर्ड। और इस कार्डबोर्ड के ऊपर रखा है मैंने एक 5 रुपए का सिक्का, एक 5 रुपी कॉइन। और बच्चों, एक अभ्यास से, एक प्रैक्टिस से मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर लगा रहा हूं फोर्स। मैंने इस कार्डबोर्ड को फोर्स लगाया। एक बात बताइए कि मैंने जो ऐसे थंब लगाया, ऐसे मैंने जो जर्क दिया इस कार्डबोर्ड को दिया ना, न कि सिक्के को, तो कार्डबोर्ड क्या हो जाता है? एकदम से एक वेलोसिटी से निकल जाता है और कॉइन सीधा बॉटम में आता है। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स दी कार्डबोर्ड को, तो कार्डबोर्ड मोशन में आया। लेकिन कॉइन पहले भी किस में था? रेस्ट में, और इस पर तो कोई फोर्स ही नहीं लगी। तो न्यूटन कहता है जिस पर कोई फोर्स ना लगे वो उसी में रहना चाहिए। तो रेस्ट में था, रिमेन इन रेस्ट, रेस्ट में ही रहेगा। तो अपने मास की वजह से, वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से बॉटम पर जाकर वापस किस में आ जाएगा? रेस्ट में। वेरी सिंपल। भी जो चीज जहां है, जिस पर कोई फोर्स नहीं है, उसको वहीं बना के रखो। एक एग्जांपल और लेते हैं। सभी ने कैरम बोर्ड का गेम तो खेला होगा, मैंने भी खेला है, ठीक है। 4 अलग अलग कॉर्नर्स पर बैठ जाते थे, स्ट्राइकर से जितनी गिट्टी हम उस हॉल में डालते थे, ठीक है, हम जीत जाते थे। तो कार्डबोर्ड के गेम में क्या होता है? उसके बाद में वो बस वाले एग्जांपल भी आने वाले हैं बच्चों, कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड में सर ये कार्डबोर्ड का गेम है, ये कार्डबोर्ड का गेम है, ठीक है बच्चों। और इस कार्डबोर्ड के गेम में ये जो है, इस कार्डबोर्ड के गेम के सेंटर पर जो है ढेर लगा रहता है, ढेर लगा हुआ रहता है कॉइन्स का, गिट्टियों का। और एक स्ट्राइकर होता है सर। स्ट्राइकर जाके लगा किसको? आपने स्ट्राइकर मारा, किसको जाके लगेगा स्ट्राइकर? स्ट्राइकर लगेगा बॉटम वाले को। तो पहले तो सर ये जो पाइल ऑफ कॉइन्स था, जो गिट्टियों का ढेर था, तो पहले तो सारी गिट्टियों का ढेर रेस्ट में था। लेकिन जैसे ही बॉटम वाली कॉइन को स्ट्राइकर लगा, तो बॉटम वाली जो गिट्टी है, जो कॉइन है, वो निकलकर मोशन में आ गई। रेस्ट ऑफ द पाइल ऑफ द कॉइन वाज इनिशियली एट रेस्ट,
एंड वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि उस पर फोर्स नहीं लगी, तो अपने मास की वजह से सारी कॉइन्स जो हैं कार्डबोर्ड के फ्लोर पर बिखर जाएंगे। ये भी क्या सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि रेस्ट में थी, रेस्ट में बनना चाहेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं। हाँ जी बच्चों, बड़े प्यारे एग्जांपल हैं। अगर लेक्चर एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट, आपका फीडबैक मुझे प्यार देता है, एक मोटिवेशन देता है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा और बेहतर जानते हैं। एक कारपेट है जिसके ऊपर हम सुबह से शाम तक ऐसे उसके ऊपर फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो हमारी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो चिपकते रहते हैं। तो उस कारपेट को हमें साफ करना है और इसके अंदर भरे हुए हैं डस्ट पार्टिकल्स। ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये कारपेट है। इस कारपेट को हम बीट करेंगे, पीटेंगे, इसको बीटन किया जा रहा है विद स्टिक। तो एक याद करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के देखो, कारपेट है, ऐसे स्टिक से जब हम करेंगे तो स्टिक जाकर लगी कारपेट को, जो डस्ट पार्टिकल उसके अंदर जो एम्बेडेड थे, जो उसके अंदर दबे हुए थे, वो सारे के सारे जमीन पर ही क्यों गिरते हैं? क्यों? क्योंकि सर डस्ट पार्टिकल किसमें थे? रेस्ट में। उन पर फोर्स नहीं लगी तो वो किसमें रहेंगे? रेस्ट में। तो अपने मास की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दे फॉल ऑन द ग्राउंड। आई बात समझ में? वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, ऐसा एग्जांपल है पेड़ वाला। पेड़ की ब्रांचेस को ऐसे शेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं, तो पेड़ को हिलाया, मोशन में आया, जो फ्रूट्स थे वो नीचे गिर गए। क्यों? वही सिंपल सी बात है भैया, रेस्ट में थे, रेस्ट में रहना चाहेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम क्या? बस वाले एग्जांपल की, 9th क्लास में पढ़ा होगा। वो बस वाला एग्जांपल क्या है, याद करो कि एक बस है। हाँ जी, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, दिल्ली से मुंबई जाने वाली बस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। कृपया आके अपनी उचित स्थान लेकर, उचित टिकट लेकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। तो यात्रीगण को बिठा दिया है बच्चों हमने। हाँ जी, सारे पैसेंजर्स बैठ चुके हैं। अब इन पैसेंजर्स को धक्का लगाना है, देखते हैं जर्क लगेगा। तो ये बस है, एकदम से एक रुकी हुई बस, क्या? एकदम से एक रुकी हुई बस सडनली स्टार्ट्स। ए बस सडनली, एक बस क्या हो रही है? एक रेस्ट पर पड़ी हुई, रेस्ट में रही हुई बस सडनली स्टार्ट्स, एकदम से स्टार्ट्स होती है। तो कहां की तरफ जर्क लगता है? सर एकदम से कोई बस स्टार्ट होती है तो हमें वी फील ए बैकवर्ड जर्क, हमें पीछे की तरफ एक जर्क लगता है। व्हाई? सोच के बताइए। अगर किसी बच्चे को आता है, अगर आप सभी को आता है, वेरी गुड, कि आपका कॉन्सेप्ट तैयार है। आप सभी को लगता है एक बैकवर्ड जर्क। व्हाई? क्योंकि बच्चों एक बात बताइए, रेस्ट में पड़ी बस मोशन में आई, तो मोशन में फॉरवर्ड की डायरेक्शन में आगे की तरफ आई, तो बस के मोशन में आने से बस का फ्लोर भी मोशन में आया। और हमारी बॉडी का विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज बीइंग इन कांटेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस? बस के फ्लोर के साथ बॉडी का कौन सा पार्ट कांटेक्ट में है? लेग वाला पार्ट। तो बस का फ्लोर जो काम करेगा, लेग भी वही काम करेगी। तो बस का फ्लोर मोशन में आया आगे की तरफ, लेग भी मोशन में आई, लेकिन अपर पार्ट जो था वो रेस्ट में था। एंड वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट, उस पर कोई फोर्स नहीं लगी, तो वो रेस्ट में कहां रहेगा? बैकवर्ड जाके, क्योंकि आगे हो जाएगा तो उसी के साथ हो जाएगा। दैट्स व्हाई यू फील ए बैकवर्ड जर्क ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसा ही सिचुएशन रिवर्स मार दीजिए कि अगर अब एक बस चल रही है, यस, ब्रेक लग गई, तो चलती हुई बस जब एकदम से रुकती है तो क्या होता है? यू फील ए फॉरवर्ड जर्क। व्हाई? क्यों? क्योंकि बस रुकी तो पहले तो सारी बॉडी मोशन में थी, बस रुकी तो बस का फ्लोर भी रुका, और बस के फ्लोर के साथ अगेन बॉडी का कौन सा पार्ट कांटेक्ट में है? लेग। तो लेग भी रुक गई, तो लेकिन अपर पार्ट तो मोशन में था, एंड वांट्स टू रिमेन इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। दैट्स व्हाई यू फील ए फॉरवर्ड जर्क। तो आपको कहां लगता है? एक फॉरवर्ड जर्क लगता है। तो बच्चों ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब हम बात करेंगे दैट इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, और वो जो मोशन का जो लॉ है, सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं, जिससे एक्चुअल मीनिंग निकलता है फोर्स का,
कि एक्चुअल में किसी बॉडी पर फोर्स का क्या मतलब है, वो मतलब है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो सेकंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं और सेकंड लॉ फोर्स और मोमेंटम के बीच एक रिलेशन देता है। तो प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट्स रेडी करते जाइए, कहीं से भी क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट्स में निकल कर आ सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कॉन्सेप्ट्स में से, तो हमें तैयार करना है। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड लॉ की। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ रहा है एंड यू आर इंजॉइंग ए लॉट, अच्छे से इंजॉय कर रहे हो। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन है, प्लीज उसमें कमेंट करके बता दीजिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है बच्चों वो रियल लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? रियल लॉ। और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये हमें एक रिलेशन देता है, ये हमें एक रिलेशन देता है बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। और इसके अंदर बड़ा ही प्यारा वर्ड है मोमेंटम। और बच्चों इस दुनिया में या जिस स्टूडेंट के पास स्टूडेंट लाइफ में मोमेंटम है उसको रोका नहीं जा सकता। उसने मोमेंटम पकड़ लिया है तो ये टाइम चल रहा है, एक प्रीसियस टाइम चल रहा है। प्लीज कीप योर मोमेंटम एंड हाई योर मोमेंटम। अपने मोमेंटम को बनाए रखिए और हाई करते रहिए, ठीक है। डेफिनेटली यू विल रीच टू योर गोल, ठीक है। तो फोर्स एंड मोमेंटम। तो बच्चों फोर्स एंड मोमेंटम की बात करें, सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम नाम से क्लियर है, मोमेंटम मोशन से रिलेटेड है। मोमेंटम वर्ड उन्हीं चीजों से रिलेटेड है जो चल रहे हैं, मूविंग थिंग्स के साथ, चलती हुई चीजों के साथ मोमेंटम डिफाइंड है। तो इट इज रिलेटेड टू ओनली, इट इज रिलेटेड टू ओनली फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स। केवल सर मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंटम डिफाइंड है, चलती हुई चीजों के लिए। रेस्ट में पड़ी चीज के लिए मोमेंटम नहीं है, ठीक है। अगर कोई मोशन में है, कार मोशन में है, ठीक है ना, फॉर दैट मोमेंटम इज डिफाइंड। मोमेंटम को हम लिखते हैं बच्चों, मोमेंटम को हम लिखते हैं P से। किससे लिखते हैं? P वेक्टर से। और मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अगर किसी मास के पास वेलोसिटी है इट मींस उसके पास मोमेंटम भी है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है वो समझते हैं। तो देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फिर हम इसकी एप्लीकेशंस बात करेंगे, थर्ड लॉ की बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। हाँ जी, जिस टाइम पर फिजिक्स में, वो टाइम जिसके ऊपर आप किसी चीज के मोशन को ऑब्जर्व करते हो, तो सपोज कीजिए कि मेरे सामने t इक्वल टू 0 के ऊपर, एट इक्वल टू 0 पर मारुति 800 एक गाड़ी मेरे सामने से, एक m मास की गाड़ी u वेलोसिटी से गई। तो गाड़ी के पास इनिशियल एक मोमेंटम है। तो गाड़ी के पास इनिशियल मोमेंटम कितना है? गाड़ी के पास, जब मैंने उस गाड़ी का मोमेंटम देखा इनिशियल टाइम पर, तो गाड़ी के पास मोमेंटम आया mu, मास इनटू वेलोसिटी। तो सर टाइम तो बढ़ रहा है, तो किसी आफ्टर सम टाइम, एट सम टाइम t इक्वल टू t, तो इस m मास की गाड़ी की वेलोसिटी हो गई है u से v, चेंज हो गई है। तो वेलोसिटी u से v हो गई है, चेंज हो गई है। वेलोसिटी चेंज का मतलब एक्सेलरेशन हुआ है। क्या हुआ है? एक्सेलरेशन। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक a से b। अगर किसी गाड़ी में एक्सेलरेशन हुआ है, वेलोसिटी में चेंज हुआ है, तो चलती हुई गाड़ी अपने आप तो वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकती, पक्का फोर्स लगी होगी। तो बात करेंगे फाइनल मोमेंटम की बच्चों। तो फाइनल मोमेंटम कितना आया इस टाइम पर? बताइए फाइनल मोमेंटम कितना आया? mv। मोमेंटम में चेंज कितना आया? चेंज इन मोमेंटम। और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। तो कितना आया? mv माइनस mu। और ये जो मोमेंटम में चेंज आया है, इस चेंज इन मोमेंटम को आने में, इस मोमेंटम में चेंज आने को कोई ना कोई टाइम लगा है। तो बाई टी कर दीजिए, टाइम कर दीजिए बाई टी। देखो m कॉमन आ रहा है, क्या आ गया? v माइनस यू अपॉन टी। तो क्या आया? v माइनस यू अपॉन टी। हाँ जी, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बताइए मुझे
ये आया हमारे पास m इंटू ए। और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, जब किसी चीज के नीचे टाइम लग जाता है उसको बोलती हैं रेट बन जाता है। और रेट किसका? ऊपर वाले का। तो क्या बन गया ये? तो सर ये बन गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमें क्या देता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम सर हमें देता है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया हमारे पास ma, पढ़ा भी होगा आपके लिए, कोई नया नहीं है, F इक्वल टू ma। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या आया हमारे पास बच्चों? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आया हमारे पास F इक्वल टू, हमारे पास आया F इक्वल टू ma। और ये सीखा आपने कि रेट कि टाइम के साथ मोमेंटम में जितना ज्यादा चेंज आएगा इसका मतलब उस पर फोर्स भी ज्यादा लगी हुई होगी। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा। तो इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक m मास की बॉडी पर f की फोर्स लग रही है तो उसमें पक्का a का एक्सेलरेशन आएगा। और एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या बच्चों? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कैसा बिहेवियर होता है? अगर नीचे की चीज बढ़ी तो ऊपर की घटी, नीचे की घटी तो ऊपर की बढ़ी। आई बात समझ में? तो बच्चों ये था न्यूटन का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करते हैं। फिर थर्ड लॉ पर बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे, कंजर्वेशन की, फ्रिक्शन की बात करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को तैयार कीजिए। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स।